नहीं चला। ओके। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? यस सर। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले आप लोग के कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे लास्ट वाले सेशन से या लास्ट वाले चैप्टर से? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, सो हमें स्टार्ट करना था एक्टिव एंड पैसिव फंड से। हम लोग फंड के स्ट्रक्चर देख रहे थे, भाई स्ट्रक्चर वाइज कितने तरह के फंड्स होते हैं। सो बाय द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह से फंड्स डिवाइड होते हैं। पहला एक्टिव फंड एंड दूसरा पैसिव फंड। सो एक्टिव एंड पैसिव फंड क्या होते हैं? इसके पहले हमने देखा था ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल फंड, इक्विटी डेट, डेट एंड हाइब्रिड फंड। अभी एक्टिव एंड पैसिव फंड, कोई भी फंड होता है या तो एक्टिव होता है या तो पैसिव होता है। सो एक्टिव एंड पैसिव फर्क में क्या, पैसिव फंड में क्या फर्क होता है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले ऐसे समझते हैं। एक्टिव फंड, फंड मैनेजर चूज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद इन द bold parameters of the investment objective of the scheme. Since this increase the role of the fund manager, the expenses of the running of the fund turn out to be higher. Investment Investor expect actively managed fund to perform better than the market या फिर benchmark. Second, passive fund, mirror of chosen index, no role of fund manager, lower running cost, nor designed to outperform the benchmark, also called as index scheme. सो एक्टिव फंड में क्या होता है? फंड मैनेजर चूज करता है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एज पर द फंड का जैसा ऑब्जेक्टिव होता है। एज पर द फंड ऑब्जेक्टिव फंड मैनेजर सेलेक्ट करता है कि कौन से स्टॉक्स को बाय करना है, कौन से स्टॉक्स को सेल करना है। अभी तक हमने जितने भी फंड्स के एग्जाम्पल लिए वो सारे एक्टिव फंड के एग्जाम्पल्स थे, सारे एक्टिव फंड के एग्जाम्पल्स थे। सो फंड मैनेजर सेलेक्ट करता है सिक्योरिटीज को, कौन से शेयर्स को बाय करना है, कौन से बॉन्ड को बाय करना है, कब सेल करना है, कितना बाय करना है, कितना सेल करना है। ये पूरा फंड मैनेजर सेलेक्ट करता है मार्केट में रिसर्च करके। फंड मैनेजर और उसकी टीम मार्केट में रिसर्च करती है, तो फंड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कौन से शेयर्स लेने हैं, कौन से बेचने हैं। करेक्ट। इन्वेस्टर, ओके, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फंड टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क। सो बेंचमार्क को इन्वेस्टर, जो भी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर, वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरा फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेगा। अब बेंचमार्क क्या होता है ये हम समझेंगे, और एक्टिव फंड किस तरह से काम करता है या पैसिव फंड किस तरह से काम करता है हम इसको समझेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? आप सबको पता है? कोई बताना चाहेगा इंडेक्स क्या है? इंडेक्सेस क्या होते हैं? ये निफ्टी क्या होता है? निफ्टी 50 शेयर्स का बंच होता है। करेक्ट। निफ्टी और सेंसेक्स, इन दोनों को इंडेक्सेस बोलते हैं, इंडेक्स होते हैं ये। सो इस तरह से बहुत सारे मार्केट में इंडेक्स होते हैं। करेक्ट। आप सबको पता था? ओके। सो हम अभी समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव फंड क्या होते हैं। तो फंड, जो भी इन्वेस्टर होता है, एक्टिव फंड का इन्वेस्टर हमेशा सोचता है कि हमारा फंड, जिस फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है वो फंड मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। उसका रीजन क्या है? कि फंड मैनेजर रिसर्च करने के बाद सेलेक्ट करता है कि कौन से शेयर्स खरीदने हैं, कौन से सिक्योरिटीज बाय करने हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं पे पैसिव फंड में क्या होता है? पैसिव फंड किसी एक इंडेक्स को कॉपी किया होता है। पैसिव फंड को ही हम इंडेक्स फंड भी बोलते हैं, आप सबने सुना होगा इंडेक्स फंड। सो सिंपली किसी ना किसी एक इंडेक्स को कॉपी कर लेते हैं। सिंपली इंडेक्स ने जिस कंपनी में जितना परसेंट का एक्सपोजर दिया है, फंड मैनेजर उस कंपनी में उतना परसेंट इन्वेस्ट कर देगा। इंडेक्स ने अपना एक्सपोजर चेंज किया, फंड मैनेजर भी चेंज कर देगा। सो यहाँ पे इन्वेस्टर, जो पैसिव फंड के इन्वेस्टर होते हैं, यहाँ पे फंड मैनेजर का कोई रोल होता ही नहीं है। सिंपली निफ्टी 50 ने जिन कंपनीज में जितना एक्सपोजर दिया है, इनके पास जितना पैसा आएगा वो निफ्टी 50 के उन्हीं कंपनीज में सेम एक्सपोजर में इन्वेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे निफ्टी 50 का जितना रिटर्न आएगा उतना ही रिटर्न आएगा उस पैसिव फंड का।
ये निफ्टी 50 मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। निफ्टी 50 के जैसे कई सारे इंडेक्सेस होते हैं। निफ्टी 100 होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, निफ्टी स्मॉल कैप होता है, निफ्टी मिड कैप होता है, निफ्टी बैंकिंग होता है, बैंक निफ्टी होता है। इस तरह से बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। सो दो फेमस इंडेक्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। तो मैं एग्जांपल लूंगा निफ्टी का। तो अभी हम एग्जांपल लेंगे। पहले तो हम समझेंगे इंडेक्सेस होते क्या है। तो आप सबको पता है, मैंने फर्स्ट डे में ही आपको बताया था कि इंडेक्सेस क्या होते हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये दो इंडेक्सेस हैं, आप सबने इनका नाम सुना होगा। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप है, एक बंच है, जैसा बताया आपने। ये समझ लीजिए टॉप 50 कंपनीज है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज होंगी, कुछ कंपनीज के नाम मैं बता देता हूँ। जैसे हो गया एचडीएफसी, एसबीआई, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है, आईसीआईसीआई। इस तरह की 50 कंपनीज है जो निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 के बंच में आती है। निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज आती हैं। इन सब कंपनीज का अलग अलग एक्सपोजर है। मतलब एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 7% एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है 2%, ये है 1%, ये है 5%। इस तरह से सारी कंपनीज का अपना अपना एक्सपोजर होता है। अभी आपने सुना होगा निफ्टी भी ऊपर नीचे होता है। निफ्टी आज पॉजिटिव गया, आज नेगेटिव गया, ये आपको सुनने में आता होगा, राइट। सो कैसे जाता है, इन्हीं 50 कंपनीज में अगर ज्यादातर कंपनीज आज के दिन पॉजिटिव रहेंगी, प्रॉफिट में रहेंगी, जिनके शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे, तो निफ्टी क्या होगा, ऊपर जाएगा। इनमें से ज्यादातर कंपनीज आज के दिन अगर नेगेटिव रहेंगी, तो निफ्टी क्या होगा, नीचे जाएगा। सबसे ज्यादा फर्क कौन डालेगा निफ्टी में, जिसका एक्सपोजर सबसे ज्यादा होगा। मतलब एचडीएफसी बैंक अगर ज्यादा मूव करती है तो निफ्टी ज्यादा मूव करेगा। जिनका एक्सपोजर कम होगा, सपोज किसी का एक्सपोजर 0.2% है, तो ये कम इफेक्ट करेगा निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को। करेक्ट। उसी तरह से सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एक कॉम्बिनेशन है। सो सेंसेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। करेक्ट। तो ये तो हो गया सेंसेक्स एंड निफ्टी। करेक्ट। अभी हम समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव फंड क्या होते हैं। तो एक्टिव फंड, पैसिव फंड, दोनों में फर्क क्या होता है। मान लीजिए कोई फंड है, उसका नाम है यूटीआई निफ्टी 50 फंड। यूटीआई निफ्टी 50 फंड, यूटीआई निफ्टी 50 फंड में अगर आप पैसे डालते हैं तो आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे, इन्हीं निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में। कहाँ पे कितना इन्वेस्ट होगा, सिंपली यूटीआई निफ्टी 50 फंड में जितने भी पैसे आएंगे वो सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ का 7% यहाँ पे चले जाएगा, एसबीआई में 2% चले जाएगा, इन्फोसिस में 1% चले जाएगा, 5% चले जाएगा। जिस कंपनी का जितना एक्सपोजर होगा बाई डिफॉल्ट वो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। करेक्ट। सिंपली निफ्टी 50 को इसके फंड मैनेजर ने कॉपी कर लिया। सो इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल है, नहीं है। उसको कोई रिसर्च करना है, नहीं करना है। तो पूरे के जितने भी पैसे निफ्टी 50 फंड में आएंगे, यूटीआई निफ्टी 50 फंड में, फंड मैनेजर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देगा, सेम रेशियो में जिस रेशियो में यहाँ पे कंपनीज का एक्सपोजर है। हम्म। सो अभी मेरा क्वेश्चन है, सपोज निफ्टी 50 ने 15% का परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 1 ईयर में, तो यूटीआई निफ्टी 50 फंड कितना देगा, 15%। कितना देगा। 15%। करेक्ट। ओके। सो इसका भी परफॉर्मेंस उतना ही आना चाहिए जितना निफ्टी 50 का आया। करेक्ट। सो इसमें जो भी इन्वेस्टर है
वो मार्केट को बीट करना ही नहीं चाहता। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कौन इन्वेस्ट करेगा? जिस इन्वेस्टर को उतना ही रिटर्न चाहिए जितना निफ्टी दे रही है। करेक्ट। तो इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे चार्जेस कम होते हैं। करेक्ट। फंड मैनेजर सिंपली इसको कॉपी कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, सपोज निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस आया 15%, इसका परफॉर्मेंस आ गया 14.5%, किसी फंड का 14.7%, किसी फंड का 15 आ सकता है, किसी फंड का 15.25 आ सकता है, किसी फंड का 15.3% आ सकता है। तो इस तरह से वैरी कर सकता है। इसका रीजन क्या होता है कि उन्होंने यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, निफ्टी 50 का परसेंटेज चेंज हुआ, ये जो एलोकेशन है ये चेंज कर दिया एनएससी ने, तो फंड मैनेजर उसको दूसरे दिन चेंज करेगा, या फिर एक्सपोजर में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। तो ये एक एरर होता है, ये एक एरर होता है जिसकी वजह से फंड के परफॉर्मेंस निफ्टी को थोड़ा सा वैरी कर सकते हैं। ये जो गैप होता है, इसने 15% दिया, इसने 14.5% दिया, तो इसका गैप है -0.5%। इस गैप को बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग एरर। सो सबसे ज्यादा ट्रैकिंग एरर इसमें है। इसमें कितना ट्रैकिंग एरर है? 0.3%, -0.3%। इसमें कितना है? 0 है। इसमें कितना है? +2.25%। इसमें कितना है? +3.30%। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करेंगे इनमें से, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपको एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 50 फंड में इन्वेस्ट करना है, और आपसे पूछा जाए कि एक फंड का परफॉर्मेंस है 14.5, दूसरे का 14.7, तीसरे का 15%, चौथे का 15.25, पांचवे का 13.30, आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे? 15.30। 15.3, क्योंकि इसका रिटर्न ज्यादा है, राइट? ये सोच के आपने बताया। बट ये यस गलत सर। आंसर होगा, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। जब हम कोई भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें सबसे लेस ट्रैकिंग एरर वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका ये एरर है 0.3% एडिशनल कहाँ से आया? इसमें एक एरर है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। तो जिस फंड में सबसे कम एरर होता है उस फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब हमें 15% वाले में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम। ये जब हम कोई भी इंडेक्स स्कीम सेलेक्ट करते हैं, तो लेस ट्रैकिंग एरर वाले फंड को हमें सेलेक्ट करना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसने सबसे अच्छा ट्रैक किया है इंडेक्स को। क्लियर है? तो ये तो हो गया एक्टिव फंड। अभी इस तरह से बहुत सारे फंड्स होते हैं, मतलब इस तरह से बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। जैसे ये मैंने निफ्टी 50 का एग्जांपल लिया, उसी तरह से निफ्टी 100 होता है जिसमें एनएससी की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, मतलब उसमें स्टार्टिंग की 50 कंपनीज को छोड़ के नेक्स्ट 50 कंपनीज। निफ्टी स्मॉल कैप होता है, निफ्टी 200 होता है, निफ्टी 500 होता है। इस तरह से बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। सो अगर मान लीजिए निफ्टी 500 कोई फंड बन रहा है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 500 कंपनीज को कंसीडर किया जाएगा। सो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो टॉप 500 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट चले जाएगा, जिस तरह से निफ्टी 500 डिजाइंड है। क्लियर है? पैसिव फंड। किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है? ओके। सो ये तो हो गया इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड या फिर पैसिव फंड। अभी हम बात करते हैं एक्टिव फंड की। एक्टिव फंड में अभी ये निफ्टी 50 है, मतलब टॉप 50 कंपनी है। टॉप 50 कंपनीज क्या होती हैं? लार्ज कैप कंपनीज। एक्चुअली टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप कंपनी होती है। मान लीजिए कोई एक फंड है जिसका नाम सपोज एसबीआई ब्लू चिप फंड है। एसबीआई ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50। अभी कोई भी फंड जब लॉन्च होता है तो अपना बेंचमार्क भी बताता है। बेंचमार्क क्या होता है? जिससे हम कंपेयर करते हैं हमारे फंड का परफॉर्मेंस। मतलब एसबीआई ब्लू चिप ने 13% का रिटर्न दिया, क्या वो अच्छा रिटर्न है? ये हम कैसे पता करेंगे? हम उसके बेंचमार्क से चेक करेंगे कि बेंचमार्क ने कितना परसेंट रिटर्न दिया। सपोज बेंचमार्क ने 16% दिया है, फंड ने 13% दिया है, मतलब बेकार परफॉर्मेंस है। बेंचमार्क ने 16 दिया है, आपके फंड ने 19% दिया है, अच्छा परफॉर्मेंस है।
सो बेंचमार्क वो चीज होती है, एक इंडेक्स ही होता है बेंचमार्क, जिससे हम अपने फंड के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। उसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? एक्टिव फंड्स में। तो सपोज एसबीआई ब्लू चिप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड क्या का फंड मैनेजर क्या करेगा? उस एसबीआई ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क 3 बेंचमार्क हो सकता है। चाहे उसका फंड मैनेजर सेलेक्ट करे निफ्टी 50 उसको बेंचमार्क रखना है, चाहे तो उसका फंड मैनेजर सेलेक्ट करे निफ्टी 100 उसको बेंचमार्क रखना है, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50। ये सारे लार्ज कैप कंपनीज हैं। ब्लू चिप कंपनीज मीन्स लार्ज कैप कंपनीज। तो कोई भी बेंचमार्क सेलेक्ट कर सकता है। तो सपोज एसबीआई ब्लू चिप के फंड के फंड मैनेजर ने निफ्टी 50 को अपना बेंचमार्क सेलेक्ट किया है। अभी वो फंड को मैनेज कैसे करेगा? एसबीआई ब्लू चिप फंड में आपने पैसे डाला या बहुत सारे लोग ने पैसे डाला, वो पैसों को फंड मैनेजर किस तरह से मैनेज करता है वो आप समझिए। वो इन 50 कंपनीज में रिसर्च करेगा। करेक्ट। निफ्टी 50 की इन 50 कंपनीज में रिसर्च करेगा। कुछ कंपनीज को सिलेक्ट करेगा, कुछ कंपनीज को रिजेक्ट करेगा। रिसर्च करने के बाद सपोज उसने 40 कंपनीज का सिलेक्शन किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी इन 40 कंपनीज में फंड मैनेजर अपने हिसाब से लोकेशन देगा, ना कि 7% एचडीएफसी में या 5% एसबीआई में। निफ्टी के हिसाब से नहीं डालेगा। फंड मैनेजर अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा कौन सी कंपनी में कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, कौन सी कंपनी में शेयर कब बेचना है, कौन सी कंपनी के शेयर कब खरीदना है। ये पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर होगा। फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये अपना पोर्टफोलियो बनाएगा 40 कंपनीज का। 30 कंपनीज भी हो सकती हैं, 35 भी हो सकती हैं, 45 भी हो सकती हैं, पूरी 50 भी हो सकती हैं। लेकिन फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कौन सी कंपनी में कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है। फंड मैनेजर डेली बेस पे कंपनीज पे रिसर्च करेगा, कहाँ पे लोकेशन कम करना है, कहाँ पे ज्यादा करना है, कहाँ से पैसे निकालने हैं, कहाँ पे री इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें फंड मैनेजर अपने हिसाब से करेगा। इसके लिए इसको एक्टिव फंड बोला जाता है। फंड मैनेजर इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। डेली बेस पे एलोकेशन को चेक करता है, डेली बेस पे रिसर्च करता है, और सेलेक्ट करता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ऐसे फंड को बोलते हैं एक्टिव फंड। अभी मुझे आप ये बताइए कि निफ्टी 50 ने 15% का परफॉर्मेंस दिया लास्ट 1 ईयर में, तो एक्टिव फंड कितना दे सकता है? कोई बताएगा? प्रदीप शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। निफ्टी 50 ने 15% का परफॉर्मेंस दिया, तो एसबीआई ब्लू चिप फंड कितना परसेंट परफॉर्म करेगा? कोई आइडिया है? ज्यादा करेगा, कम करेगा, बराबर करेगा? ज्यादा करेगा, सर ज्यादा। ज्यादा करेगा क्यों? सर, क्योंकि उसके पास इस चीज का ऑप्शन है, उसको एनालाइज करना है, फंडामेंटल देखने हैं सर, तो हो सकता है उसमें उसका इंक्रीमेंट बढ़ जाए। करेक्ट। सो एक्टिव फंड में कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो एक्सपेक्टेशन उसकी क्या होती है कि बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेगा। मतलब 15% से ज्यादा रिटर्न देना चाहिए इस फंड को। तो 15% से ज्यादा देगा। जितना ज्यादा देगा, सपोज इसने 17% दिया, मतलब इसने 2% का अल्फा जनरेट किया, 2% एडिशनल दिया। मतलब एक्टिव फंड में जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्टिव फंड को मैनेज करने के चार्जेस होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा चार्जेस देके एक्टिव फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको हमेशा एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारे जो भी बेंचमार्क है फंड का, उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलना चाहिए। क्लियर है? यस सर। सो ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव फंड। किसी को कोई डाउट है एक्टिव एंड पैसिव फंड में? एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड को पहचानेंगे कैसे? जो पैसिव फंड्स होते हैं उसमें हमेशा किसी ना किसी एक इंडेक्स का नाम होता है। एक्टिव फंड जितने भी फंड्स का नाम आप शायद जानते होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, हाइब्रिड फंड्स, ये सारे फंड एक्टिव फंड होते हैं। उसी तरह से निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, किसी भी फंड में अगर इस तरह से नाम है, या सेंसेक्स का नाम है, या एसएनपी सेंसेक्स का नाम है, तो फिर वो पैसिव फंड होगा। पैसिव फंड को ही हम इंडेक्स फंड भी बोलते हैं।
ओके, बाय द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स फंड को हम 5 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है, इक्विटी स्कीम्स। इक्विटी स्कीम की 11 सब कैटेगरीज होती हैं। इक्विटी स्कीम ऐसे फंड्स होते हैं जो 100% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में डालेंगे। दूसरा, डेट स्कीम्स। डेट स्कीम्स में 16 सब कैटेगरीज होती हैं। डेट स्कीम ऐसी स्कीम्स हैं जो आपका पूरा पैसा डेट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। हाइब्रिड स्कीम्स 6 सब कैटेगरीज हैं। हाइब्रिड फंड ऐसे फंड होते हैं जो आपका पैसा इक्विटी में भी डालेंगे और डेट में भी डालेंगे। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये एक्चुअली किसी एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, जैसे रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड एजुकेशन प्लान। अदर स्कीम्स, इसको हम आगे देखेंगे। ईटीएफ होता है। अभी हम इक्विटी स्कीम्स की सब कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। इस पे बात करने से पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकता है। ओके, चलते हैं। इक्विटी स्कीम्स की कितनी सब कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड जैसे आपने सुना होगा, एसबीआई मल्टी कैप फंड, आईसीआई मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, निपॉन मल्टी कैप फंड। तो लगभग सारी एमसीज के पास एक मल्टी कैप फंड होता है। सो मल्टी कैप फंड क्या है? इक्विटी फंड है। आपका, अगर आप मल्टी कैप फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा? इक्विटी में। अब नाम में मल्टी कैप दिख रहा है। मार्केट में 3 तरह की कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनीज, जो मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था। फिर से बता देता हूँ, लार्ज कैप कंपनीज मार्केट में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज होती हैं। उसके बाद की 150 कंपनीज मिड कैप कंपनीज होती हैं। उसके बाद की सारी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। तो अगर आप अपना पैसा मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा? तो 25% आपका लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा मिनिमम, 25% अमाउंट आपका मिड कैप कंपनीज में होगा एंड 25% आपका स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। क्लियर? बाकी जो 25% बचा, फंड मैनेजर का कॉल है वो कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। वो चाहे तो तीनों को 33 34% कर दे, या फिर 30 30 40% कर दे। मिनिमम 25% फंड मैनेजर को स्मॉल कैप में डालना होगा, मिनिमम 25% फंड मैनेजर को मिड कैप में डालना होगा एंड मिनिमम 25% स्मॉल लार्ज कैप में डालना होगा। अभी दूसरा फंड आ गया, लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में ही होगा। मतलब लार्ज कैप फंड के पास जितने पैसे आएंगे उसका मिनिमम 80% अमाउंट लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। बाकी 20% फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप को 100% कर दे, या फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी 20% एलोकेशन दे सकता है। तीसरा, लार्ज एंड मिड कैप फंड। 35% लार्ज कैप कंपनी में जाएगा, 35% मिड कैप कंपनीज में जाएगा मिनिमम। फंड मैनेजर चाहे तो दोनों को 50-50 कर दे, मतलब मिनिमम 35% यहाँ पे डालेगा, 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप। बाकी का जो 30% बचा वो लार्ज कैप में बढ़ा सकता है, मिड कैप में बढ़ा सकता है। अभी फंड मैनेजर को जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहाँ पे उसको लगता है अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे, वहां पे लोकेशन दे देता है। मिड कैप फंड, मिनिमम 65% पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। बाकी का 35% फंड मैनेजर लार्ज कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप को 100% कर सकता है, या फिर स्मॉल कैप में भी डाल सकता है। मिनिमम 65% स्मॉल कैप में या मिड कैप में होना चाहिए। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपने देखा लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर को मिनिमम 80% अमाउंट लार्ज कैप कंपनीज में डालना है, बट मिड कैप में 65% हो गया। ऐसा क्यों, आप में से कोई बता सकता है? सीमा, आप बताइए, ऐसा क्यों होगा कि लार्ज कैप कंपनीज को 80% अलाउ किया है सेबी ने, बट मिड कैप में 65% मिनिमम होना चाहिए, ऐसा अलाउ किया है? कोई बताएगा आप में से? धर्मेंद्र जी, आप बताइए। सर इसमें ना बेसिकली लॉन्ग टर्म की वजह से होता है, लॉन्ग टर्म की वजह से इसमें ये करते हैं आपका इसमें किस वजह से? लॉन्ग लॉन्ग उसमें लॉन्ग टर्म है तो उसमें बेनिफिट रिस्क ज्यादा, रिस्क रिस्क लेने का टाइम ज्यादा रहता है उसमें, इस वजह से 80% दिया हुआ है।
काफी हद तक सही है आप। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं रिस्क उतना कम होता है, जितनी छोटी कंपनीज होती हैं रिस्क रिस्क उसमें ज्यादा होता है। तो लार्ज कैप फंड का फंड मैनेजर टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। सो टॉप 100 कंपनीज में रिस्क कम होता है, इसके लिए सेबी ने बोला है कि मिनिमम आपको 80% लार्ज कैप में डालना है। लेकिन जब मिड कैप की बात आती है रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 65% इसके लिए रखा है क्योंकि कभी भी मार्केट अगर थोड़ी सी सेंसिटिव होती है तो फंड मैनेजर एटलीस्ट 35% पैसा तो लार्ज कैप कंपनीज में डाल सके। इसकी वजह से यहाँ पे 65% किया हुआ है। ठीक है। स्मॉल कैप कंपनीज सिंपल 65% शुड बी इन स्मॉल कैप कंपनीज, मिनिमम 65%। अभी यहां तक आपको समझ में आ जाएगा फंड के नाम से कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। और ये है जो मार्केट के हिसाब से मींस मार्केट में कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मल्टी कैप फंड आपका लार्ज मिड एंड स्मॉल में कितना कितना इन्वेस्ट करेगा, लार्ज कैप कंपनीज में कितना इन्वेस्ट करेगा, लार्ज एंड मिड कैप में लार्ज कैप में कितना डालेगा, मिड कैप में कितना डालेगा। सो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फंड मैनेजर डिसाइड करता है, या सेबी ने फंड मैनेजर को, मतलब सेबी का रेगुलेशन है कौन से कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में कितना % इन्वेस्ट करना है। यहाँ के बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है। जैसे डिविडेंड यील्ड फंड, डिविडेंड यील्ड फंड के ऊपर ऐसी कोई कैपिंग नहीं है कि वो लार्ज कैप में डाले, मिड कैप में डाले या स्मॉल कैप में डाले। इसके लिए पूरा मार्केट ओपन है, मार्केट ओपन है। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया आ गई, डिविडेंड यील्ड। अभी डिविडेंड यील्ड क्या होता है? सो डिविडेंड यील्ड फंड का फंड मैनेजर मार्केट में रिसर्च करता है और ऐसी कंपनीज उठाता है जो कंपनीज अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती हैं अच्छा खासा। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज हैं जो अच्छा डिविडेंड देती हैं, बहुत सारी पीएसयू कंपनीज हैं, बहुत सारी जैसे वेदांता हो गया या फिर आईओसी हो गया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एसएआईएल, बीएचईएल। ये सब कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं। तो डिविडेंड यील्ड फंड का फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज को मार्केट से आइडेंटिफाई करता है जो अच्छा डिविडेंड पे कर रही हो, और वैसी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये हो गया डिविडेंड यील्ड फंड। मिनिमम 65% पैसा डिविडेंड यील्ड कंपनीज में इन्वेस्ट होना चाहिए। करेक्ट। वो कोई भी कंपनी हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए। क्लियर है? वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड। अभी मैं जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वैल्यू कंपनीज क्या होती हैं एंड ग्रोथ कंपनीज क्या होती हैं। सो आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता आप पूछ लीजिए। सर एक बार बता दीजिए प्लीज। ओके। वैल्यू एंड ग्रोथ कंपनीज क्या होती है? किसी भी कंपनी का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जो रियल वैल्यू होता है। उनका शेयर का मार्केट प्राइस आप देखते होंगे डेली चेंज होता है। डेली कुछ कंपनीज के शेयर प्राइस 5%, 10% या 20% एक दिन में मूव हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट प्राइस किसी भी शेयर का कुछ भी हो सकता है, बट कंपनी की एक रियल वैल्यू तो होती होगी। कंपनी के पास कितना पैसा है, एक मीन्स डेली इतना ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं होता है। कंपनी के एक एसेट्स होते होंगे, कंपनी का कुछ प्रॉफिट होता होगा। सो कंपनी की, किसी भी कंपनी की एक रियल वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। सो किसी भी कंपनी का टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज माइनस इंटेंजिबल एसेट्स करते हैं तो कंपनी का एक रियल वैल्यू निकल के आता है। अभी टोटल कंपनी की वैल्यूएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी करेंगे तो एक शेयर का बुक वैल्यू निकल के आता है। बुक वैल्यू मीन्स एक शेयर का एक्चुअल प्राइस कितना है। सपोज किसी कंपनी का बुक वैल्यू निकला 100 रुपए, बट शेयर मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 200 रुपए। मतलब कंपनी दोगुने दाम पे बिक रही है, उसके शेयर डबल रेट पे बिक रहे हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस 7 टाइम 10 टाइम्स 20 टाइम्स ऊपर बिक रहे हैं। आप अडानी के कोई शेयर उठा के देखिए, आपको 15-20 टाइम्स महंगे बिक रहे हैं मार्केट में। सो ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट प्राइस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चल रहा हो, उनके बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा हो, ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं ग्रोथ कंपनीज। मतलब जो महंगे शेयर्स बिक रहे हैं उनको हम बोलते हैं ग्रोथ शेयर्स। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका मार्केट प्राइस उनके बुक प्राइस से कम चल रहा होता है।
ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं वैल्यू कंपनीज। क्लियर है? मतलब शेयर सस्ते में मिल रहे हैं। दोनों का रीजन होता है, किसी कंपनी के शेयर प्राइस हायर प्राइस पे क्यों बिक रहे हैं, उसका भी रीजन होता है कि इन फ्यूचर वो कंपनी अपने बुक वैल्यू को वहां तक ले जा सकती है या इतना प्रॉफिट दे सकती है। उसकी डिमांड ज्यादा आ गई, सप्लाई कम हो गई, लोग बेचना कम किए, खरीदने वाले ज्यादा आ गए उस कंपनी के शेयर को, तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस बढ़ गया। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके बायर्स कम होते हैं, सेलर्स ज्यादा होते हैं, उनके शेयर प्राइस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चले जाते हैं, उसका भी रीजन होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी। कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी के थ्रू इन्वेस्ट होता है। कॉन्ट्रेरियन मतलब क्या होता है? कोई चीज जिस पे लोगों का ध्यान नहीं गया, कोई चीज है जो वैल्यूएबल है उस पे लोगों का ध्यान नहीं गया, इसकी वजह से उनका मार्केट प्राइस अभी कम है। तो फंड मैनेजर ऐसी ही वैल्यू कंपनीज को फाइंड आउट करता है मार्केट से, और उनमें से भी जो बेटर 30 40 50 या 60 कंपनीज हैं उनमें आपके पैसे इन्वेस्ट करता है। तो ये होते हैं वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड। क्लियर है? ऐसी कंपनी जो अंडर वैल्यूड है, जिनका मार्केट प्राइस उनके बुक प्राइस से नीचे चल रहा होता है, ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड। दोनों सेम कैटेगरी के फंड है। अभी आप एक चीज समझिए, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी एक कैटेगरी के दो स्कीम्स नहीं चला सकती है। मतलब एसबीआई स्मॉल कैप अगर ऑलरेडी चल रहा है तो एसबीआई दूसरा स्मॉल कैप नहीं ला सकती है। किसी और नाम से लाना चाहे तो भी नहीं ला सकती। स्मॉल कैप की का एक ही फंड होना चाहिए एसबीआई के पास। उसी तरह से अगर किसी कंपनी के पास ऑलरेडी वैल्यू फंड है, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू डिस्कवरी फंड है, तो आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ट्रा फंड नहीं ला सकता है, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के फंड हो जाएंगे। सो वैल्यू किसी कंपनी के पास ऑलरेडी अगर वैल्यू फंड रन कर रहा है कोई एमसी, तो कॉन्ट्रा नहीं ला सकता। कोई एमसी अगर कॉन्ट्रा फंड रन कर रही है तो वैल्यू फंड नहीं ला सकती है। क्लियर है? सो कोई भी एमसी सेम कैटेगरी के दो फंड को एक साथ रन नहीं कर सकती है। ओके, ये सब देखते हुए आपने यहाँ पे देखा होगा टैक्सेशन इक्विटी। टैक्सेशन इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि इन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा उस पे। अभी इक्विटी का टैक्सेशन कितना लगता है वो मैं आपको आगे के चैप्टर्स में समझाऊंगा। ठीक है? म्यूचुअल फंड में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो इन सब में जिसमें 100% या मोर देन 65% इक्विटी होता है, उसमें आपको इक्विटी का टैक्स एप्लीकेबल होता है। उसके बाद इक्विटी में ही कुछ और भी कैटेगरीज हैं, जैसे फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड में क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा फोकस्ड 25 फंड, ये भी बिरला का ही है, आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड 25 फंड। फोकस्ड 25 मतलब फंड मैनेजर ने सिर्फ 25 कंपनी के स्टॉक्स को खरीद रखा है अपने पोर्टफोलियो में। सो फोकस्ड फंड की क्राइटेरिया क्या होती है कि इस फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही हो सकते हैं, 30 स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकते फोकस्ड फंड में। कोई भी कंपनी, कोई भी एएमसी अगर फोकस्ड फंड रन कर रही है तो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं, 30 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 30 से कम करना चाहे तो हो सकता है। सेक्टरल या थीमेटिक फंड। सेक्टरल आपको समझ में आ रहा होगा, सेक्टर सेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, थीमेटिक थीम को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ सेक्टरल या थीमेटिक फंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यूटीआई फार्मा फंड, ये एक सेक्टरल फंड है। अभी फंड, बाकी फंड्स में जितने भी बाकी फंड्स हैं उनमें आपको नाम देख के समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा फंड है। मतलब लार्ज कैप फंड है या मिड कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है या फ्लैक्सी कैप फंड है या डिविडेंड यील्ड फंड है या फिर कॉन्ट्रा फंड है, वैल्यू फंड है, ये आप स्कीम का नाम देख के आप समझ जाएंगे। बट जब बात आएगी सेक्टरल या थीमेटिक फंड की तो आपको ये तो पता चलेगा कि सेक्टरल या थीमेटिक कुछ तो है, बट सेक्टरल है या थीमेटिक है ये आपको नहीं पता चलेगा फंड का नाम देख के। सो सेक्टरल या थीमेटिक में फर्क क्या होता है आप ये समझिए। जैसे XYZ फार्मा फंड, XYZ फार्मा फंड फार्मा सेक्टर को फोकस करेगा। अगर आपने XYZ फार्मा फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा
जो दवाइयां बनाती हैं। ठीक है, इस फंड में इन्वेस्ट कौन करेगा? अगर आपको लग रहा है कि मेडिकल सेक्टर बहुत अच्छा जाने वाला है तो आप फार्मा फंड में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर जैसे आईसीआईसीआई फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड है, आईसीआई फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड, ये थीमेटिक फंड है। तो थीमेटिक फंड का फंड मैनेजर कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? उस पूरी थीम में इन्वेस्ट करेगा। जैसे फार्मा सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका रीजन क्या है? लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज ज्यादा हो रहे हैं। सो दवाइयां अगर बन रही हैं तो कंज्यूम भी कोई कर रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं लोग, तो हॉस्पिटल के भी शेयर ऊपर जा रहे हैं। लोग सिरिंज का यूज कर रहे होंगे, लोग कॉटन्स का यूज कर रहे होंगे, लोग हॉस्पिटल के बेड का यूज कर रहे हैं। मतलब ये पूरा थीम ही अच्छा काम कर रहा है, मीन्स ये पूरा थीम परफॉर्मेंस अच्छा देगा। तो सेक्टरल या थीमेटिक फंड में ये फर्क होता है कि सेक्टरल फंड उस स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जैसे फार्मा फंड फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर वही थीमेटिक फंड है तो उस पूरे थीम में इन्वेस्ट करेगा। क्लियर है? उसके बाद आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको हम बोलते हैं ELSS। ELSS क्या होता है? An open-ended equity fund, equity linked saving scheme, which a statutory lock-in of 3 years and tax benefit. The minimum investment in equity and equity related instruments shall be 80% of total asset. 2005 में ELSS से एक फंड बनाया गया जो अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स एग्जेम्पशन देता है। आपको पता होगा इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां पे अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो उनमें से ELSS भी एक है जिसमें अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। अभी अंडर सेक्शन 80C टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, इसको समझने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो आपको सबसे पहले टैक्स स्लैब देखना पड़ेगा, टैक्स स्लैब कैसे काम करता है, फिर आपको समझना पड़ेगा 80C क्या होता है। तो मैं आपको ये दोनों चीजें समझा रहा हूँ। आप में से कितने लोग को पता है? मुझे और कोई? 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है टीसी में। करेक्ट। और किसी को अंडर सेक्शन 80C क्या होता है या ELSS क्या होता है और किसी को पता है आप में से? ओके, तो मैं समझा Yes, देता sir, हूँ। मुझे पता सबसे पहले तो टैक्स स्लैब देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ELSS क्या होता है और किस तरह से आपका टैक्स बचाता है। उसके पहले आप समझ लीजिए ELSS 3 years लॉक इन पीरियड के साथ आता है। ELSS में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी यूनिट्स आपने आज बाय किया वो 3 साल के बाद ही फ्री होंगे, उसके पहले किसी भी कीमत पे आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। इसमें SIP भी होता है, आप मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है, जिस दिन आपने यूनिट बाय किया वहां से 3 years आपका लॉक रहता है। सॉरी। तो SIP में क्या होता है, सपोज आपने 10,000 का SIP कर दिया ELSS में, एक इंस्टॉलमेंट आपका आज जाएगा, तो आज कुछ यूनिट्स बाय होंगे, वो यूनिट आज की डेट से लेके 3 साल के बाद फ्री होंगे, मतलब आज से 3 साल तक वो लॉक रहेंगे। फिर अगले महीने भी आपका 10,000 का इंस्टॉलमेंट गया, वो 10,000 का इंस्टॉलमेंट उस डेट से अगले 3 साल तक लॉक रहेगा। तो लोग यूजुअली क्या समझते हैं कि अगर ELSS में SIP कर रहे हैं तो 3 साल के बाद पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या पूरे यूनिट्स बेच सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। SIP में जिस दिन आपने यूनिट बाय किया उससे 3 साल, अगले 3 साल तक वो लॉक रहेगा। ठीक है, मतलब 5 साल आपने SIP किया तो लास्ट स्टार्टिंग के 2 years के आपके सारे यूनिट फ्री हो गए, आप उसको आफ्टर 5 year विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको वहां पे दिखता है कितने यूनिट्स आपके फ्री हुए। ये होता है ELSS। अभी मैं आपको टैक्स स्लैब समझाऊंगा। हाँ सर, मेरा एक डाउट है। हाँ जी। हाँ सर, मुझे पूछना था कि ईएलएसएस में जैसे मान लीजिए इस महीने मेरी किस्त कटी 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट। हम्म। ठीक है। फिर आगे अगले महीने जब 10,000 इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होगी तो फिर जो अभी जैसे आज से हम 3 साल काउंट करते हैं, फिर अगले, फिर वो एक महीना शिफ्ट हो जाएगा हाँ जी, अगले साल। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ड्यूरेशन है, सपोज ये ELSS फंड है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ELSS का NFO मैक्सिमम 30 days के लिए आ सकता है। बाकी सारी फंड्स का NFO मैक्सिमम कितने डेज के लिए आता है आप सबको पता है?
15 days. 15 डेज करेक्ट। और किसी को? आप लोग रिवीजन नहीं करते मुझे लग रहा है। नहीं सर 15 डेज के बाकी लिए सारे आता है। फंड्स के एनएफओ आते हैं मैक्सिमम 15 डेज के लिए आ सकते हैं, बट ईएलएसएस जब लॉन्च होता है तो उसका एनएफओ मैक्सिमम 30 डेज के लिए आ सकता है, न्यू फंड ऑफर। सपोज ये पॉइंट पे आपने इन्वेस्ट किया, ये ईएलएसएस फंड का ड्यूरेशन है, सपोज ये पॉइंट पे आपने लमसम इन्वेस्ट किया, तो ये पैसे आपके फ्री होंगे 3 साल के बाद, कभी भी आपने बाय किया, ठीक है। 3 साल के बाद यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। आप चाहें तो विड्रॉल कर लीजिए या फिर पड़ा रहने दीजिए, जब चाहे आप तब विड्रॉल करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर भी यूनिट बाय किया, फिर अगले महीने भी यूनिट बाय किया, फिर अगले महीने भी यूनिट बाय किया, फिर अगले महीने भी यूनिट बाय किया। अभी ये यूनिट कब फ्री होंगे? यहाँ से 3 साल के बाद। ये यूनिट कब फ्री होंगे? यहाँ से 3 साल के बाद। ये यूनिट कब फ्री होंगे? यहाँ से 3 साल के बाद। क्लियर है? यस सर। हाँ, हेलो सर। हाँ हाँ जी। जैसे मुझे पूछना है, जैसे मान लीजिए आज मैंने ईएलएसएस में लमसम कर दिया 1 लाख रुपए ओके। एसआईपी ना करके, तो जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा आज से लेके 3 साल तक, जब जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा, हर साल मिलेगा या कैसे? नहीं नहीं, आप जिस दिन यूनिट बाय कर रहे हैं वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर का आपको मिलेगा। मतलब अगर आज मैं कर रहा हूँ तो इसी फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा, करेक्ट। बाकी आगे 2 साल का नहीं मिलेगा? आगे 2 साल आपको वापस से इन्वेस्ट करना होगा। अच्छा। और जो तीसरे साल में मैं उसे यूनिट को सेल आउट करूंगा, पैसे हम्म। विड्रॉल करूंगा, उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा मेरे को नहीं, टैक्स वो तो बेनिफिट? सिंपल है, जैसे यूजुअली आपको जितना प्रॉफिट है आप निकाल लीजिए। नहीं, मतलब मेरे को ये पूछना है, टैक्स सेविंग के लिए होता है ना ईएलएसएस? नहीं, जो आप विड्रॉल कर रहे हैं ये तो अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स एग्जम्पशन दे रहा है। जब आप विड्रॉल करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो देना होगा उस पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है, अच्छा अच्छा। ठीक है। वैसे अभी ये हम, टीसी में डिडक्शन मिल जाती है? हाँ जी। ठीक, ओके, थैंक्स। सर वो ओके। जितना हमको प्रॉफिट हुआ होता है उस पे हम्म। जो टैक्स बनता है वो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से बनता होगा। डेट में इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से बनता है। हाँ। इक्विटी में क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट ओके। टर्म कैपिटल गेन 1 साल से पहले ही आपने विड्रॉल किया तो शॉर्ट हम्म। टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, जहाँ पे आपको 15% टैक्स देना होता है प्रॉफिट पे, ओके। कैपिटल गेन पे। एक हम्म। साल के बाद आपने विड्रॉल किया तो जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसका 10% देना होता है इक्विटी में। तो और बेसिकली डेट में, जितना हमें, सॉरी, हाँ जी बोलिए। जितना हमको प्रॉफिट हुआ होगा उस पे हमें 3 साल बाद 10% हमें टैक्स देना होगा। यस, 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो लॉन्ग टर्म नहीं, कैपिटल गेन ईएलएसएस 10%। तो 3 साल का हो गया ना, हाँ, तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो 10% जाएगा उस पर यस। टैक्स। ओके ओके, थैंक यू। अभी आप टैक्स स्लैब समझ लीजिए, जैसे अभी राशि ने बोला इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से पड़ेगा क्या, इसका मतलब क्या हुआ? अभी ये टैक्स स्लैब जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सो टैक्स स्लैब में अभी फिलहाल 2 रिजीम चल रहे हैं, रिजीम ए एंड रिजीम बी, जिसको हम प्लान ए एंड प्लान बी भी बोलते हैं। रिजीम 1 मतलब होता है जो ओल्ड रिजीम है, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। रिजीम 2 मतलब एक नया रिजीम आया है, एक नया प्लान आया हुआ है इनकम टैक्स पे करने के लिए। तो ये दोनों मैं आपको समझाऊंगा। सो प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए में इनकम टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल होता है, क्या स्लैब है, इसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट 2.5 लाख पे 0% टैक्स है, मतलब टैक्स फ्री है। इंडिया में किसी भी पर्सन की अर्निंग अगर 2.5 लाख रुपए ही साल की है तो उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है, ठीक है। फर्स्ट 2.5 लाख। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% टैक्स लगता है। किसी की इनकम अगर 5 लाख है या 4 लाख है तो 2.5 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट है उस पे 5% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट 5 लाख पे है सर ये 20%। हाँ जी अंकुर। सर ये ऑल सोर्सेज के लिए है, मतलब कहीं से भी अगर इनकम कम आ रही हो? हाँ जी, आपकी इनकम है आपको देना होगा।
ठीक, ओ थैंक्स। नेक्स्ट 5 लाख पे है 20%। मान लीजिए किसी की इनकम 5 लाख से ऊपर गई, तो 5 लाख के ऊपर का जितना अमाउंट होगा उस पे कितना देना होगा, 20% टैक्स देना होगा। और इसके ऊपर कितना भी जाएगा, इस पे 30% टैक्स लगेगा। तो ढाई ढाई पाँच पाँच 10 लाख हो गया। पहले 2.5 लाख टैक्स फ्री हो गया, दूसरा 2.5 लाख 5% टैक्स हो गया, तीसरा 5 लाख पे 20% टैक्स हो गया। अभी 10 लाख के ऊपर जितना भी इनकम जाता है उस पे 30% का टैक्स देना होगा। ठीक है, ये टैक्स स्लैब है रिजीम 1। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सर ये 20% जो है 5 लाख टू 10 लाख वाला स्लैब रहेगा ना? 20% ना? हाँ, हाँ, मतलब मीन्स 5 लाख नेक्स्ट से 5 10 लाख। लाख नेक्स्ट 5 लाख, पहले फर्स्ट 2.5 लाख टैक्स फ्री, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, नेक्स्ट 5 लाख, मतलब 5 to 10 आप बोल सकते हैं, बट नेक्स्ट 5 लाख उससे इजी होता है कि नेक्स्ट अगर 2 लाख इनकम है तो 2 लाख पे 20% लगेगा। ओके ओके अभी हम इसको ऐसा समझते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है जिनकी इनकम है 13 लाख रुपए, इनको कितना टैक्स देना होगा? तो इसी तरह से हम लिखते जाएंगे, 2.5 लाख, 2.5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख। अभी कितना हो गया, 10 लाख हो गया, बचा कितना, 3 लाख। फिर लिख लेंगे 3 लाख। तो पहले 2.5 लाख पे कितना परसेंट, 0%। कितना रुपया, 0। दूसरे 2.5 लाख पे कितना है, 5%। कितना रुपया, 12,500 रुपए। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना है, 20%। तो नेक्स्ट 5 लाख पे 20% लगेगा, मतलब कितना हो गया, 1 लाख रुपए। अगले 3 लाख पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 30%। सो 30%, 3 लाख का 30% कितना हुआ, 90,000। तो टोटल कितना हो गया, 2,02,500। किसी की इनकम अगर 13 लाख रुपए है तो उसको टैक्स कितना लगेगा, 2,02,500 रुपए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अभी मैं आपको अंडर सेक्शन 80C टैक्स एग्जेम्पशन कैसे मिलता है वो आपको बताऊंगा। सो गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशन के लिए बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें टैक्स एग्जेम्पशन की बात हुई है, जिनमें से एक है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस, 5 इयर्स की लॉक इन वाली एफडी, कोई भी ऐसा इंश्योरेंस प्लान जिसमें आपको डेथ बेनिफिट आपके प्रीमियम का 10 टाइम्स मिल रहा है, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लान हैं जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अप टू 1.5 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। टैक्स बेनिफिट नहीं, टैक्स एग्जम्पशन। अप टू 1.5 लाख आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई पर्सन है जिनकी इनकम 13 लाख रुपए है, उन्होंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया ELSS में। फिर क्या होगा, 2 लाख इन्वेस्ट किया, बट अप टू 1.5 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। मतलब उनकी इनकम से 1.5 लाख को कम कंसीडर किया जाएगा, राइट? अभी इनकी इनकम कंसीडर कितना जाए, टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 11.5 लाख रुपीज। ELSS में 2 लाख रुपए डाल दिया, अप टू 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो इनकी इनकम से 1.5 लाख रुपीज माइनस कर दिया जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम इनका इनका कितना हो गया, 11.5 लाख रुपीज। तो अभी इनकी इनकम हो गया 11.5 रुपीज। अब 11.5 लाख रुपीज पे टैक्स देखते हैं कितना लगेगा। तो फर्स्ट 2.5 लाख पे 0%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे 1 लाख रुपीज। अब बचा कितना, 1.5 लाख। इस पे लगेगा 30%, मतलब 1.5 लाख का 30% कितना होगा, 45,000। अब यहाँ पे पहले कितना लग रहा था, 90,000। अभी कितना लग रहा है, 45,000। तो सिंपली अगर इसने इलेसिस में 1.5 लाख के ऊपर कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो इनको सीधा सीधा इस साल 45,000 रुपए टैक्स कम पे करना पड़ेगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें, टैक्स स्लैब में या फिर इलेसिस समझने में?
सर एक बार और बता दो। एक बार और बता लूं? ओके, कहाँ से बताऊं? मीन्स टैक्स स्लैब आपको समझ में आ गया? सीमा, हेलो, टैक्स स्लैब आपको बताऊं या एग्जेम्पशन बताऊं या इलेसेस बताऊं कि कहाँ से शुरू करूं? बता दो। सॉरी, एग्जम्पशंस। टैक्स एग्जेम्पशन। तो पहले जब 13 लाख रुपए इनकम थी तब आपने देखा था 2,02,500 रुपए टैक्स आया हुआ था। किसी की इनकम अगर 13 लाख रुपए साल में हुई तो 13 लाख पे कितना टैक्स आ रहा था? 2,02,500 रुपए। ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, ईएलएसएस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, या कन्वीनियंट के हिसाब से इसको 1.5 1.5 लाख रुपए इन्होंने ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। फिर क्या होगा? 1.5 लाख रुपीज इनके इनकम से एग्जम्प्ट हो जाएगा, मीन्स उस पे टैक्स नहीं देना है। तो अभी इनकी इनकम में से 1.5 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे, इनका इनकम कितना बचा? 11.5 लाख रुपीज। तो अभी जो कैलकुलेट हमने किया था 13 लाख पे, अगर इस 13 लाख वाले बंदे ने 1.5 लाख रुपए एलएसएस में डाल दिया तो अभी कैलकुलेशन होगा 1.5 लाख रुपीज पे। तो 1.5 लाख रुपीज पे जब कैलकुलेशन हुआ तो इनको कितना टैक्स देना पड़ा? 1,56,500। तो जहां पे इनको टैक्स देना पड़ रहा था 2,02,000 रुपए, वहां पे इनको 1,65,56,000 ही टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है। तो 45,000 रुपए इनका टैक्स बच गया, जो गवर्नमेंट को जाना था वो गवर्नमेंट ने नहीं लिया क्योंकि इसने इलेसिस में इन्वेस्ट किया हुआ था। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे समझने में? ओके, ये रिजीम 1 है। अभी हम बात करेंगे रिजीम 2 की। अभी क्या है, जो लोग रिजीम 1 में अपना टैक्स ऑलरेडी फाइल कर रहे हैं, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने प्लान बी ले लिया तो आप वापस प्लान ए में नहीं आ सकते। अब प्लान बी क्या है? प्लान बी में सिंपल है। फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज पे टैक्स लगेगा 0%। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पे लगेगा 5%। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पे लगेगा 10%। नेक्स्ट 2.5 लाख पे लगेगा 15%। नेक्स्ट 2.5 लाख पे लगेगा 20%। नेक्स्ट 2.5 पे 25%। और इसके बाद जितना भी होगी इनकम उस पे लगेगा 30% टैक्स। ठीक है। 0 से स्टार्ट करिए, 5-5% बढ़ाते जाइए, 2.5-2.5 लाख बढ़ाते जाइए, सिंपल है। ठीक है। अभी इसमें प्लान बी में अगर आप आ जाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करिए, कितना भी इन्वेस्ट करिए, प्लान बी के इन्वेस्टर को कोई भी टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलता है। सॉरी, प्लान बी में अगर आप टैक्स फाइल कर रहे हैं अपना तो आपको किसी भी तरह का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जितने भी एग्जम्पशंस होते हैं वो प्लान ए वाले को मिलते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपकी जो भी इनकम है, आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा कि आपको प्लान ए में इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेनिफिट है या प्लान बी में टैक्स फाइल करने से ज्यादा बेनिफिट है या प्लान ए में इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेनिफिट है। क्लियर है? ओके, अभी तो एक सर पॉइंट जो और है। हाँ जी। सर जो अंडर सेक्शन 1010D मेच्योरिटी पर टैक्स बेनिफिट मिलता है वो प्लान बी में वो भी नहीं मिलेगा? अंडर सेक्शन 1010 डे मिलेगा। वो मिलेगा? मैच्योरिटी मीन्स जो एग्जम्पशन मिलता है, एग्जम्पशन वो एग्जेम्पशन नहीं, नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन नहीं टैक्स मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा। हाँ। ओके, ठीक है। ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे एक पॉइंट और है। अभी अभी ये फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर में से क्या हो गया है कि किसी की भी इनकम अगर 7 लाख से कम है तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अभी आप समझ रहे होंगे 2.5 लाख क्यों बताया मैंने? तो इसका रीजन ये है, 7 लाख से कम इनकम है तो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 7,01,000 रुपीज जैसे ही आपकी इनकम टच की, ये सारा एप्लीकेबल हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। सो 7 लाख से 1 रुपए भी ऊपर इनकम आपका गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी प्लान ए है प्लान बी के अकॉर्डिंग, जो भी स्लैब है।
अगर 7 लाख से कम है तो आपको बिल्कुल कोई टैक्स नहीं देना है। क्लियर है? तो सर उस केस में जो टीडीएस कट के मिलता है वो हम रिफंड फाइल कर तो आप सकते हैं। ITR फाइल करिए, आपको वापस मिल जाएगा। ओके। सर ये जो आपने 7 लाख वाला बताया, ये प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। सॉरी, फिर से आप बोलिए। ये जो अभी आपने रिसेंटली बताया ना 7 लाख प्लान बी में अजम्पशन वाला, ये बता दीजिए मुझे एक नहीं, बार। ये प्लान बी में नहीं है। अगर हाँ आपकी मुझे इनकम 7,01,000 रुपए है तो हम्म इसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा जो मैंने आपको बताया, प्लान ए या प्लान बी। ठीक है? 7 लाख से ऊपर कोई भी इनकम है तो सिंपली जैसे अभी मैंने 13 लाख का एग्जाम्पल लिया था, वैसे आप 7 लाख का एग्जाम्पल लेके इस तरह से देख लीजिए, वो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपए कम है, मीन्स लेस देन 7 लाख अगर आपकी इनकम है, तो आपको टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन सर अभी आपने जो बताया था 2.5 लाख से ऊपर होगा, उसमें भी तो टैक्स हमें पे करना ही पड़ रहा था। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। किसी की इनकम है 7,50,000 मान के चलता हूँ। ठीक है? अभी इसको कितना टैक्स देना होगा? पहले 2.5 लाख पे कितना देना है? 0%। दूसरे 0%। 2.5 लाख पे कितना देना है? 5%। बचा कितना? 2.5 लाख, इस पे देना है 20%। ठीक है? जो भी अमाउंट होगा आप देख लीजिए इसको, इतना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही इनकम 6,90,000 रुपए हुई तो कोई टैक्स नहीं देना। क्लियर है? 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड कब है? जब आपकी इनकम कितनी भी हो, मोर देन 7 लाख कितना भी है, तो फर्स्ट 2.5 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन 7 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर गई तो ऐसा ही टैक्स लगेगा, यही टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा। बट 7 लाख से कम है तो कोई टैक्स ही नहीं देना आपको। सर फिर देखा जाए तो प्लान ए प्लान बी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, सिमिलर है दोनों। ये कैलकुलेट करके आपको पता चलेगा आपने कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है, आप टैक्स एग्जम्पशन कितना लेते हैं। आप सारे टैक्स एग्जम्पशन अगर ले रहे हैं तो आपके लिए प्लान भी अच्छा है। अगर आपकी इनकम जैसे 18-19 लाख है, आप सारे टैक्स एग्जम्पशन ले रहे हैं, तो आपके लिए प्लान ए अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई भी टैक्स एग्जम्पशन नहीं ले रहे, आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो प्लान भी अच्छा है। अगर आपकी इनकम 50-60 लाख के ऊपर है तो फिर जाहिर सी बात है आपको 30% में बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। तो उस इनकम के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपके लिए प्लान ए अच्छा है या बी अच्छा है। तो आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप सारे टैक्स एग्जम्पशन ले रहे हैं तो कितना टैक्स देना पड़ रहा है, या फिर आप प्लान बी में आ रहे हैं तो कितना टैक्स देना पड़ रहा है। सपना क्लियर हो गया? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हो गया ओके। क्या? Am I audible? यस यस, ठीक है। सो इलेसिस आप सबको समझ में आ गया। अभी फ्लैक्सी कैप प्लान। फ्लैक्सी कैप क्या होता है? ये एक्चुअली सबसे बाहर आ गया, इसको होना चाहिए था इनके साथ यहाँ तक। फ्लैक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर फ्लैक्सीबल है, वो आपके पैसे जहां पे चाहे वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये होता है फ्लैक्सी कैप प्लान। सो अभी यहाँ पे फंड, कोई भी फंड का नाम जो भी चीज इंडिकेट करता है, मतलब यहां से समझते हैं। चलिए इसको बाद में बताता हूँ मैं। सो यहाँ तक क्लियर है? इक्विटी के कितनी सब कैटेगरीज होती हैं, कहाँ पे फंड मैनेजर कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, किस तरह से इन्वेस्ट करता है, फंड मैनेजमेंट स्टाइल क्या होती है, आप सबको क्लियर हो गया? सो ये इक्विटी फंड की 11 सब कैटेगरीज थी जो हमने समझा। अभी हम आते हैं डेट में। डेट फंड की 16 सब कैटेगरीज होती हैं, उसको हम समझते हैं। डेट स्कीम सब कैटेगरीज। डेट स्कीम में कितनी सब कैटेगरीज होती हैं?
जैसे डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, 16 सब कैटेगरीज हैं, कौन सा आपको चूज करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे सबसे पहले होता है ओवरनाइट फंड। नाम में क्या दिख रहा है, ओवरनाइट। इसका मतलब क्या होता है, ओवरनाइट फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आपने किसी ओवरनाइट फंड में पैसे इन्वेस्ट किए, तो फंड मैनेजर उन पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, तो ऐसे सिक्योरिटीज में बाई करेगा जिनका मैच्योरिटी एक दिन बाद हो, मतलब कल जिनका मैच्योरिटी हो, ऐसे फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। जो जो कोई भी डेट फंड या कोई भी बॉन्ड कल मैच्योर होने वाला है तो आज वहां पे इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ओवरनाइट फंड में कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे इन्वेस्टर जिनको 2-4-10 दिन के लिए पैसे कहीं पे पार्क करने हैं, वैसे इन्वेस्टर ओवरनाइट फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो किसी के पास एक बड़ा अमाउंट आ गया, 2-4 दिन उनके पास रुकने वाला है, उसके बाद कहीं जाने वाला है, तो 2-4 दिन अगर वो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में रखते हैं तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, एफडी में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, तो ऐसे इन्वेस्टर अपने पैसे को ओवरनाइट फंड में पार्क कर देते हैं। दूसरा लिक्विड फंड। लिक्विड फंड का फंड मैनेजर कहाँ पे पैसे पार्क करेगा, अगर आपने किसी लिक्विड फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट किए तो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा फंड मैनेजर, तो ऐसे डेट सिक्योरिटीज में बाई करेगा जिनकी मैच्योरिटी अप टू 91 डेज हो। ऐसे डेट सिक्योरिटीज या ऐसे बॉन्ड्स को बाई करेगा जिनकी मैच्योरिटी अगले 91 डेज के पहले हो जाए। सो इसको याद रख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। लिक्विड फंड में जो भी सिक्योरिटीज बाई की जाती है उनकी मैच्योरिटी अप टू 91 डेज होगा। सो लिक्विड फंड में कौन इन्वेस्ट करता है, जैसे आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखते होंगे, वहां से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको 2-4 महीने के लिए कहीं पे पैसे रखने हैं, सेविंग अकाउंट की तरह ही रखने हैं, तो लिक्विड फंड आप देख सकते हैं, लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड क्या होता है, 3 to 6 months। मकौले ड्यूरेशन क्या होता है, मकौले एक पर्सन का नाम है जिन्होंने अपने ड्यूरेशन को मीन्स उसके लिए एक क्या बोलते हैं, मीन्स उनके खुद के एक थॉट है, ड्यूरेशन का मेजरमेंट है। सो 3 to 6 months के ड्यूरेशन में जो भी फंड्स होंगे, जो भी डेट की मैच्योरिटी 3 to 6 month के बीच में होने वाली है, उन फंड्स में आपके पैसे, उन सिक्योरिटीज में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। लो ड्यूरेशन फंड 6 to 12 month। मनी मार्केट फंड अप टू 1 year। अभी यहां तक आपने देखा ये अलग कलर से। सो इन फंड्स में आप नाम देख के समझ जाएंगे कि ड्यूरेशन वाइज कहाँ पे कितना परसेंट इन्वेस्ट करने वाला है फंड मैनेजर, मींस कहाँ पे आपके फंड का एलोकेशन कौन से डेट सिक्योरिटीज में देने वाला है, कौन से मैच्योरिटी के डेट सिक्योरिटीज में देने वाला है। सो अभी यहाँ पे जैसे मनी मार्केट फंड है, मनी मार्केट फंड कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, एक दिन वाले मैच्योरिटी में भी कर सकता है, 1 month वाले में भी कर सकता है, 3 month वाले में भी कर सकता है, अप टू 1 year तक की मैच्योरिटी के किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसे आपके इन्वेस्ट कर सकता है कौन, मनी मार्केट फंड का फंड मैनेजर। सो एक्चुअली ये जितने भी सिक्योरिटीज हैं, 1 day, 91 day, 3 to 6 month या 6 to 12 month या अप टू 1 year, ये सारे एक्चुअली में मनी मार्केट होते हैं। मनी मार्केट क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको कैपिटल मार्केट बताया था। कैपिटल मार्केट में ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम ड्यूरेशन में होने वाली होती है, उनको हम मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, वो मनी मार्केट में आते हैं। मोर देन 1 year जिनकी मैच्योरिटी होती है, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट को शेयर मार्केट में एनएससी या बीएससी में लिस्ट होना कंपलसरी होता है। सो ये आते हैं कैपिटल मार्केट में। सो एक दिन जिनकी मैच्योरिटी हुई वो भी मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट हुआ, करेक्ट। सो इस तरह से मनी मार्केट फंड का फंड मैनेजर आपके जो भी आपके पैसे हैं या जो भी उसके में पैसे आ रहे हैं, वो ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा जिनकी मैच्योरिटी अप टू 1 year हो। ठीक है, तो ये सारे एक्चुअली में मनी मार्केट हैं, बट मनी मार्केट को भी सब कैटेगराइज करके ओवरनाइट, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन एंड मनी मार्केट फंड बनाया गया। उसके बाद जो आगे के फंड्स हैं वो आपके पैसे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल मार्केट में लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में अगर आप पैसे डालेंगे तो 1 to 3 year के मैच्योरिटी वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। मीडियम ड्यूरेशन 3 to 4 year, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन 4 to 7 year, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ग्रेटर देन 7 year। यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा,
टैक्सेशन डेट, अगर इन फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब टैक्स देना होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। सो इस वाले पेज में आपको ड्यूरेशन से देख के लग जाएगा कि आपका फंड कहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है, किस ड्यूरेशन वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे एक चीज और समझिए, अगर इनमें आपसे पूछा जाए कि सबसे लेस रिस्की फंड कौन सा होगा, तो कोई बता सकता है? रिस्क तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन सबसे कम रिस्क कौन से फंड में होगा? सर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। बिल्कुल नहीं, ओवरनाइट नहीं। फंड। अच्छा। डेट मार्केट में जितना कम ड्यूरेशन होता है, रिस्क उतना ही कम होता है। ड्यूरेशन जितना बढ़ते जाएगा, रिस्क उतना बढ़ते जाएगा। ठीक है। सो लिक्विड फंड में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में और बढ़ जाता है, लो ड्यूरेशन में और बढ़ जाता है, मनी मार्केट में और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका रिस्क इंक्रीज होते रहेगा। ओके, तो अभी तक आप बॉन्ड का नाम देख के समझ सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है, कौन से मैच्योरिटी वाले सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होने वाला है। अभी यहां से आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे डायनेमिक बॉन्ड फंड। डायनेमिक बॉन्ड फंड का फंड मैनेजर आपके फंड्स को डायनेमिकली मैनेज करता है। इसी तरह से डायनेमिक इक्विटी फंड भी होता है, जिसको हम फ्लेक्सी कैप को भी डायनेमिक इक्विटी फंड भी बोल सकते हैं। सो डायनेमिक बॉन्ड फंड का फंड मैनेजर के पास खुला है, उसके पास कोई ऐसी क्राइटेरिया है नहीं कि उसको 1 to 4 ईयर या 4 to 5 ईयर की ड्यूरेशन में ही इन्वेस्ट करना है। वो ओवरऑल मार्केट में जहां पर भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखी वहां पे आपके पैसे इन्वेस्ट कर देगा। सो फंड को डायनेमिकली मैनेज करता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, अभी यहाँ पे आ गया कॉर्पोरेट बॉन्ड। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का फंड मैनेजर आपके पैसों, जो भी उसके फंड में पैसे आएंगे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका मिनिमम 65% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, और ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड जिनकी रेटिंग AA+ हो। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड जिनकी रेटिंग AA+ है। ये होती है क्रेडिट रेटिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू होता है, इशू होने के पहले उसका क्रेडिट रेटिंग होता है। जैसे ICRA हो गया, जिसको आइक्रा बोलते हैं, क्रिसिल हो गया, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स को। सो AA+ रेटिंग के ही डेट इंस्ट्रूमेंट में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। ओके, सॉरी, मैंने 65% बताया था जो कि 80% है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का फंड मैनेजर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब जो प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं। मिनिमम 80% पैसा आपका वहां पे इन्वेस्ट करेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, ऐसे बॉन्ड्स जिनकी क्रेडिट रेटिंग AA+ हो। क्रेडिट रिस्क फंड, क्रेडिट रिस्क फंड में क्या होता है? मार्केट में बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जिनका क्रेडिट रेटिंग कम होता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D भी हो सकता है। D लोवेस्ट रेटिंग है। तो जिन डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग कम होती है, जितना रेटिंग कम होते जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो उतना ही ज्यादा ऑफर करते हैं, क्योंकि उनको अपने बॉन्ड्स बेचने हैं। सो जितनी भी क्रेडिट रेटिंग कम होगी, आपको इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिलेगा। तो कुछ फंड होते हैं जो क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड के फंड मैनेजर आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? ऐसे फंड जिनका क्रेडिट रेटिंग AA से नीचे हो, AA क्रेडिट रेटिंग से नीचे जिनका रेटिंग हो, ऐसे ही डेट इंस्ट्रूमेंट पे आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम 65%। ओके। बैंकिंग एंड PSU फंड, बैंकिंग एंड PSU फंड आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, मिनिमम 80% पैसा आपका ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। गिल्ट फंड, गवर्नमेंट इशूड लॉन्ग टर्म डेट फंड। गिल्ट मतलब गवर्नमेंट इशूड लॉन्ग टर्म डेट। गिल्ट फंड का फंड मैनेजर आपका पैसा मिनिमम 80% पैसा कहाँ डालेगा? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, 10 साल के आसपास वाले। गिल्ट फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, यहाँ पर भी मिनिमम 80% पैसा जाएगा। और ये कांस्टेंट ड्यूरेशन मींस ऐसे फंड जिनकी मैच्योरिटी अगले 10 साल में होने वाली है, ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपके पैसे इन्वेस्ट करेगा। फ्लोटर फंड,
अभी फ्लोटर फंड क्या होते हैं? फ्लोटर फंड समझने से पहले आपको ये सारे समझ में आ गए? ठीक है। सो फ्लोटर फंड क्या होते हैं? तो फ्लोटर फंड समझने से पहले आप फ्लोटर बॉन्ड समझिए। फ्लोटर बॉन्ड क्या होते हैं? सो ऐसे बॉन्ड्स, अभी तक यूजुअली आपको पता था कि बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। मतलब कोई भी बॉन्ड अगर 7% ऑफर कर रहा है तो मैच्योरिटी तक वो 7% ही करेगा। मतलब कूपन अगर 7 है तो आपको 7 रुपीज ही मिलने वाले हैं। बट कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो फ्लोटिंग बॉन्ड्स होते हैं, फ्लोटर बॉन्ड्स होते हैं। उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो फ्लक्चुएट किस बेस पे होते हैं ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है जिसने जिसने अपना बॉन्ड मार्केट में निकाला, और उस बॉन्ड और उन्होंने कहा कि मेरा बॉन्ड फ्लोटर बॉन्ड है। तो फ्लोटर बॉन्ड जैसे ही आपने सुना तो आपको देखना होगा उसका बेंचमार्क क्या है। सो बेंचमार्क जैसे गवर्नमेंट के किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को वो अपना बेंचमार्क बना लेते हैं। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का रेपो रेट सपोज उन्होंने अपना बेंचमार्क बना लिया। तो जब भी वो अपना बॉन्ड ऑफर कर रहे होते हैं उस टाइम पे बोलते हैं बेंचमार्क +1% या बेंचमार्क +2% या बेंचमार्क +3%। कुछ भी हो सकता है, प्लस में ही रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट से कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे तो उनका बॉन्ड कोई बाय नहीं करेगा। तो होता क्या है, जैसे गवर्नमेंट का रेपो रेट चल रहा है 6% और फ्लोटर बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेंचमार्क +2%। सो रेपो रेट 6 है, 6 + 2% आपको मिलेगा 8%। अगले क्वार्टर में रेपो रेट कम होके आ गया 5.5%। तो 5.5 + 2% आपको मिलेगा, मीन 7.5% मिलेगा। तो फ्लोटर बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। तो फ्लोटर फंड अगर कोई फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है तो ऐसे ही फ्लोटिंग बॉन्ड्स में आपके पैसे इन्वेस्ट करता है। एंड मिनिमम 65% उसको फ्लोटर बॉन्ड्स ही खरीदना पड़ेगा टोटल नेट एसेट का। क्लियर है? इस पेज से किसी को कोई डाउट? ओके, अभी हाइब्रिड स्कीम्स देखते हैं। हाइब्रिड स्कीम्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। हाइब्रिड स्कीम्स क्या होती हैं? जिसमें अभी तक हमने देखा इक्विटी, जिसमें 100% इक्विटी था। उसके बाद हमने देखा डेट, जिसमें 100% डेट था। अभी हम देखेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है? डेट और इक्विटी दोनों मिक्स होते हैं। तो कोई दो चीजें मिक्स होती हैं तो तीन तरह से मिक्स हो सकती हैं। कोई एक चीज ज्यादा दूसरी कम, दोनों बराबर, या दूसरी ज्यादा पहली कम। तीन तरह से मिक्स हो सकते हैं। तो इसमें तीन तरह के हाइब्रिड फंड्स हो सकते हैं: कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड हाइब्रिड एंड एग्रेसिव हाइब्रिड। सो कंजर्वेटिव हाइब्रिड में यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। 75 to 90% एलोकेशन होगा डेट में एंड 10 to 25% एलोकेशन होगा इक्विटी में। ये कंजर्वेटिव अप्रोच में आपका पैसा मैनेज करेंगे, मतलब इक्विटी में कम रखेंगे, डेट में ज्यादा रखेंगे। इक्विटी में कम रखने से क्या होगा? रिस्क कम हो जाएगा। डेट में ज्यादा रखेंगे सो यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी कम बनेंगे। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फंड। अभी यहाँ पे टैक्सेशन क्या होगा? डेट। अभी इक्विटी में तो आपको सिंपली पता है इक्विटी का टैक्सेशन होगा। जो प्योर डेट फंड है उसमें भी आपको सिंपली पता है कि इसमें डेट का टैक्सेशन आपको लगेगा। बट दोनों मिक्स है तो कौन सा टैक्स लगेगा? तो इसमें लगेगा डेट। क्यों लगेगा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में क्या होता है? 60 to 40% का रेशियो मेंटेन किया जाता है। मतलब कोई एक 60 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा। तो कोई भी इक्विटी ना ही 60% से ज्यादा हो सकता है, ना ही 40% से कम हो सकता है। ना ही डेट 60% से ज्यादा हो सकता है, 40% से कम हो सकता है। तो इसमें टैक्सेशन क्या होगा? डेट। उसके बाद आता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 65 to 80% पैसा आपका इक्विटी में रहेगा एंड 20 to 35% पैसा आपका डेट में रहेगा। सो फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से इसमें देखिए 75 to 90%, 10 to 25%। तो फंड मैनेजर मार्केट का जो भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं मार्केट के, वो देख के इक्विटी में उसको ज्यादा लगाना है या डेट में ज्यादा लगाना है वो मैनेज करता रहेगा। सो यहाँ पे आपने देखा इक्विटी का टैक्सेशन। सो इक्विटी का टैक्सेशन कहाँ पे होता है? आप इसको सिंपली समझिए। अगर आपका फंड मिनिमम 65% इक्विटी में डाल रहा है तो टैक्सेशन किसका होगा? इक्विटी का। मिनिमम 65% अगर इक्विटी में जा रहा है तो टैक्सेशन किसका होगा? इक्विटी का।
अदरवाइज सारे फंड में टैक्सेशन कौन सा होगा? डेट का। ओके, म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर परमिटेड टू ऑफर आइदर एग्रेसिव हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड। सो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, किसी भी एएमसी के पास अगर बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड है तो एग्रेसिव हाइब्रिड लॉन्च नहीं कर सकता। अगर एग्रेसिव हाइब्रिड है तो बैलेंस हाइब्रिड लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की कैटेगरी सेम सी है। हाँ जी प्रदीप जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मैं पूछने रहा था, ये जो अभी अपने हाइब्रिड स्कीम में टैक्सेशन का बताया, हाँ हाँ तो ये क्या म्यूचुअल फंड का डिस्क्लोज करता है कि उसका कितना डेट पे लगा हुआ है, ताकि टैक्सेशन हाँ, का जब आप कोई भी मिले? म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो आपको बताते हैं कि इसमें टैक्सेशन इक्विटी का है या डेट का है। लेकिन वो मतलब सर ऐसे लिखा वो होता है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। इक्विटी ओरिएंटेड मतलब हो गया मोर देन 65% आपका इक्विटी में है, मतलब इक्विटी का टैक्सेशन। सो हाँ जी आप बताइए। ये बैलेंस्ड और अग्रेसिव, इसमें तो इसमें ये ऑप्शंस आते हैं कि ये बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड जो डेट फंड है या इक्विटी फंड है। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जब शेयर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो वो इक्विटी में रहते हैं, और जैसे ही उन्होंने देखा कि कम हो रहा है तो वो फंड को वो डेट में। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अलग कैटेगरी है, ओके, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड एक दूसरी कैटेगरी है। मैं वो सर, थैंक यू सर, मैं वो बैलेंस्ड वर्ड से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, ओके, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, तो यहां तक आप सबको क्लियर है? ओके, सो ये तो हो गया हाइब्रिड स्कीम में एसेट एलोकेशन वाइज, जहां पे फिक्स है कहाँ पे कितना एसेट एलोकेशन करना है। यहाँ पे हमें समझ में आ गया टैक्सेशन कितना होगा, कितना एलोकेशन इक्विटी में रहेगा, कितना डेट में। आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना, ये इक्विटी का एलोकेशन है, ये एक्चुअली इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था। सो वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीन कैटेगरीज और आ जाती। पहला, डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड, ये दोनों एक कैटेगरी के ही फंड हैं। अभी यहाँ पर भी समझिए, कोई भी एएमसी अगर डायनेमिक एसेट एलोकेटर फंड ला रही है मार्केट में या ऑलरेडी चल रहा है, तो वो एएमसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड नहीं ला सकती, या बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से कोई फंड चल रहा है तो डायनेमिक एसेट एलोकेटर नहीं ला सकती। ये दोनों सेम कैटेगरी के फंड हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, वैसे ही फंड मैनेजर डायनेमिकली मैनेज करता है। डायनामिकली मैनेज करने का मतलब क्या हुआ? फंड मैनेजर का हाथ फ्री है, वो आपका पैसा 100% चाहे तो इक्विटी में डाल सकता है या फिर 100% आपका पैसा डेट में डाल सकता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का भी फंड मैनेजर सिंपली फंड को बैलेंस करके एडवांटेज लेता है, मतलब डायनेमिकली ये भी मैनेज कर रहा है। ये आपका पैसा 100% इक्विटी में भी डाल सकता है एंड 100% डेट में भी डाल सकता है। सो यूजुअली क्या होता है, इन दोनों फंड में टैक्सेशन इक्विटी का ही होता है। सपोज मार्केट बहुत पीक पे है, फंड मैनेजर ने फंड मैनेजर को इस टाइम पे डेट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, बट 65% से कम अगर इक्विटी हो जाएगा तो टैक्स इन्वेस्टर को ज्यादा लग जाएगा। तो क्या करते हैं, 65% इक्विटी को मेंटेन रखने के लिए आपका पैसा आर्बिट्राज में रखते हैं। अभी आर्बिट्राज क्या होता है, ये जब मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि आर्बिट्राज में क्यों रखते हैं और क्या होता है आर्बिट्राज। ठीक है। सो डायनेमिक एसेट एलोकेटर या बैलेंस एडवांटेज में फंड मैनेजर फ्री है, वो आपका 100% जितना चाहे एलोकेशन वो इक्विटी में दे सकता है, जितना परसेंट चाहे वो डेट में दे सकता है। उसके बाद आता है मल्टी एसेट एलोकेटर। मल्टी एसेट एलोकेटर में मल्टी एसेट, अभी एसेट कितने होते हैं? चार। गोल्ड मीन्स आप कमोडिटी बोल दीजिए उसको, इक्विटी, रियल एस्टेट एंड डेट, चार एसेट क्लास होते हैं। अभी मल्टी एसेट एलोकेशन या मल्टी एसेट एलोकेटर फंड, इसको कम से कम तीन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है। कितना? कम से कम तीन एसेट क्लास में 10-10% ईच होना चाहिए। मतलब कोई मल्टी एसेट एलोकेटर फंड आया, उसने 10% गोल्ड में डाल दिया, 10% डेट में डाल दिया, 80% इक्विटी में डाल सकता है क्योंकि 10% इक्विटी भी हो रहा है। तीनों एसेट क्लास में मिनिमम 10% तो हो गया। ऐसे फंड में 80% इक्विटी है, मतलब टैक्स कौन सा लगेगा आपको? इक्विटी का। हो सकता है कि 10% आपका गोल्ड में डाल दिया, 10% इक्विटी में डाल दिया, 80% आपका डेट में चले गया।
तो फिर आपको टैक्सेशन क्या होगा, डेट का। सो मल्टी एसेट एलोकेटर में डिपेंड करता है कि कैसा फंड है, डेट ओरिएंटेड है या इक्विटी ओरिएंटेड है। इक्विटी ओरिएंटेड होगा तो मोर देन 65% इक्विटी होगा, बाकी 10% वो मेंटेन करते रहेंगे। आपको टैक्सेशन कौन सा होगा, इक्विटी का। अगर डेट ओरिएंटेड होगा या अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड कोई भी फंड है तो यहाँ पे टैक्सेशन आपको डेट का देना होगा। सो मल्टी एसेट एलोकेटर में मिनिमम 10% ईच एसेट मेंटेन करना होता है। 10% हो सकता है वो रियल एस्टेट में 10%, डेट में 10% एंड इक्विटी में वो कर सकते हैं, या 34% तीनों में कर सकते हैं। तो 3 एसेट क्लास में मिनिमम 10% होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है आर्बिट्राज फंड। अभी आर्बिट्राज होता क्या है, आप में से किसी को पता है आर्बिट्राज? ओके, आर्बिट्राज का सिंपल मतलब होता है कोई चीज को एक मार्केट से खरीदना और दूसरे मार्केट में बेच देना। लोग ऐसा क्यों करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ही करेंगे। तो सपोज अभी जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैं पेन का एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में मिल रहा है 10 रुपए में, नोएडा में मिल रहा है 11 रुपए में। तो मैं दिल्ली से ढेर सारी पेन खरीदूंगा और नोएडा में बेच दूंगा, तो मुझे 1 रुपीज पर पेन प्रॉफिट हो गया। उसी तरह से शेयर मार्केट में कितनी मार्केट है, 2 मार्केट, बीएससी और एनएससी। तो जब भी आप किसी शेयर का प्राइस देखेंगे जो दोनों में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, तो दोनों की प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। वो 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 1 रुपीज भी हो सकता है। तो आर्बिट्राज में क्या होता है कि आपने कोई भी स्टॉक को बल्क क्वांटिटी में एक मार्केट से खरीदा, सपोज बीएससी में सस्ता है तो बीएससी से आपने खरीदा, और एनएससी में तुरंत ही उसको बेच दिया, तो ये होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज अभी शेयर्स को ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इक्विटी है, करेक्ट। और इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, रिटर्न्स भी डेट जितना बन जाता है। मतलब आर्बिट्राज में क्या हुआ, रिटर्न तो आपको डेट जितना मिल रहा है बट टैक्स आपको इक्विटी वाला लग रहा है, तो बेनिफिट की बात है। तो ये होते हैं आर्बिट्राज फंड। सो जैसे मैंने आपको बताया था, डायनेमिक एसेट एलोकेटर या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, मार्केट बहुत पीक पे है, इक्विटी में एक्सपोजर कम देना है, तो फंड मैनेजर 65% इक्विटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि आपको इक्विटी का टैक्सेशन देना पड़े, वो आपके पैसे आर्बिट्राज में डाल देते हैं। मीन्स उनसे आर्बिट्राज करते हैं तो आपको 65% इक्विटी में होता है, तो टैक्सेशन भी इक्विटी हो जाता है और मार्केट का बेनिफिट भी मिल जाता है। इक्विटी सेविंग्स, इक्विटी सेविंग्स में मिनिमम 10% डेट में होना चाहिए एंड मिनिमम 65% इक्विटी में होना चाहिए। इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी के जितने फंड्स होते हैं, मिनिमम 65% इक्विटी में होना चाहिए एंड मिनिमम 10% डेट में होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है? ओके, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पहला रिटायरमेंट फंड, दूसरा चिल्ड्रंस फंड या चिल्ड्रन एजुकेशन फंड या चिल्ड्रंस फंड आप बोल लीजिए। मतलब ये किसी की एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, आपको रिटायरमेंट का सॉल्यूशन दे रहे हैं या फिर बच्चे के फ्यूचर का सॉल्यूशन दे रहे हैं। इन फंड्स की खासियत क्या होती है, इनमें 5 इयर्स का लॉक इन होता है। 5 इयर्स का लॉक इन हमेशा नहीं होता। 5 इयर्स जैसे रिटायरमेंट फंड हो गया, तो अगर सपोज किसी की एज 40 इयर्स है तो उसके लिए 5 इयर्स लॉक रहेगा, अगले 5 साल तक के लिए लॉक इन पीरियड रहेगा। लेकिन किसी की एज अगर 58 है तो 2 साल के लिए लॉक रहेगा। मीन्स रिटायरमेंट कंप्लीट हो होने में कितना टाइम है, या फिर 5 इयर्स। सो विच एवर इज लेसर, तो अगर रिटायरमेंट कंप्लीट होने में 2 साल बाकी हैं तो 2 साल का लॉक इन होगा। रिटायरमेंट कंप्लीट होने में अगर 5 साल या 7 साल बाकी हैं तो 5 इयर्स का लॉक इन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है लॉक इन हो, लॉक इन एक्चुअली इसको नहीं बोलते। आप पैसे निकाल सकते हैं बट एग्जिट लोड आपको ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट फंड हो गया, मींस 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड या फिर टिल रिटायरमेंट एज, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी होता है, 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहेगा, तो बच्चा जब 18 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो जल्दी है तो पहले फ्री हो जाएगा पैसा। अगर बच्चे की एज 18 कंप्लीट नहीं हुई तो 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहेगा, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है, अभी तक कोई डाउट है किसी को?
सर ये रिटायरमेंट फंड पे एक सवाल पूछूं? हाँ जी, पूछिए। ये सिर्फ सर्विस वालों के लिए होता है कि इवन नहीं, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ये सिंपल म्यूचुअल फंड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली म्यूचुअल फंड है, बट सीनियर नाम इसको दे दिया रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस एज फंड। रिलेटेड है, इट्स एज और रिलेटेड। रिटायरमेंट फंड में उसी तरह से मैनेज करते हैं कि कोई रिटायर हो रहा है तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते। ठीक। अदर स्कीम्स, इंडेक्स फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे गोल्ड ईटीएफ हो गया, सिल्वर ईटीएफ हो गया, उन्हीं को हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। इंडेक्स फंड मैंने आपको बताया ही, ठीक है। इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रियल टाइम में जो भी गोल्ड या सिल्वर की वैल्यू होती है वो कंसीडर होती है। बाकी सारे फंड्स में 330 को जो भी एनएवी प्राइस होगा, मींस आज का क्लोजिंग प्राइस, वो मिलता है। बट ईटीएफ में अगर आप डालते हैं तो आपको तुरंत का जो भी उस गोल्ड या सिल्वर में आप डाल रहे हैं उसका जो भी अभी करंट का प्राइस है वो एलोकेट हो जाता है आपको। दूसरा, फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स नाम में आपको दिख रहा होगा फंड्स का फंड। इसमें क्या होता है? फंड ऑफ फंड में अगर आप यूनिट्स बाय करते हैं तो फंड मैनेजर उन पैसों से अदर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को बाय करता है। क्लियर है? आपने एक म्यूचुअल फंड को पैसे दिया, वो अलग अदर म्यूचुअल फंड्स को पैसे दे देगा, सिंपली अदर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय कर लेगा। ये हो गया फंड ऑफ फंड। सो फंड ऑफ फंड ओवरसीज भी होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं। ओवरसीज मतलब आपने किसी एक फंड ऑफ फंड में पैसा डाला और वो ओवरसीज फंड है, अगर इंटरनेशनल फंड है तो यूएस, यूके, कनाडा या फिर रशिया, चाइना, यहाँ के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के यूनिट्स को बाय करेगा। अगर वो डोमेस्टिक है तो इंडिया में अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के यूनिट को बाय करेगा। ये होता है फंड ऑफ फंड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FOF। ओके। मिनिमम 65% उसके अंडरलाइंग एसेट क्या होने चाहिए? अदर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। सो इससे भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान क्या होते हैं? क्लोज एंडेड डेट फंड्स। मैंने जब क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड एंड इंटरवल फंड को बताया था, उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं अगर वो डेट फंड हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं FMPs, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। उसके बाद आता है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स पे आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे रहता है? मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपए लिए एज अ फंड मैनेजर, और मैंने आपको बताया कि ये 100 रुपए आपके गारंटीड मैं आपको वापस करूंगा 5 साल के बाद, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ये देखूंगा कि मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर दूं कि 5 साल के बाद मुझे FD से इतना इंटरेस्ट आ जाए कि 100 रुपए हो जाए। तो सपोज 80 रुपए की, मैं अभी आपने मुझे दिया 100 रुपए, मैंने 80 रुपए का FD बना दिया जो 5 साल के बाद मैच्योर होके 100 रुपए मिलेंगे मुझे। तो मेरे पास अभी बचे कितने? 20 रुपए। इस 20 रुपए को मैं लगा दूंगा मार्केट में, ठीक है। इस 20 रुपए में मैं पूरा रिस्क लूंगा, तो हो सकता है ये 20 रुपए बढ़ जाए, अच्छा खासा रिटर्न दे दे। अदरवाइज ये डूब भी गए तो जो मैंने FD 80 रुपए का बनाया था वो 5 साल के बाद 100 रुपए हो गए, मैंने आपको वापस कर दिया। तो इसको बोलते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स। क्लियर है? ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड सिंपली डेट फंड है जो इंफ्रा कंपनीज के बॉन्ड्स को बाय करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम, ये भी एक सेक्टरल फंड हो गया। सेक्टरल फंड आपको पता है, रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स को बाय करेगा, सिंपल है। ओके। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या होते हैं? सो इसके पहले वाले पेजेस से किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है?
ओके, तो रीट समझ लेते हैं। रीट क्या होता है? सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक इन्वेस्टमेंट पूल होता है जहां पे बहुत सारे लोग पैसे डालते हैं। फंड मैनेजर उन पैसों से कोई एसेट खरीदता है, कोई इक्विटी खरीदता है या डेट खरीदता है या रियल एस्टेट के शेयर्स खरीदता है या गोल्ड खरीदता है, कोई एसेट खरीदता है। उसी तरह से रीट क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे एमबीसी एक रीट है। एमबीसी एक कंपनी है जो रीट चलाती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये होता क्या है कि आपसे पैसे लिए जाएंगे, आप जैसे बहुत सारे लोग पैसे देंगे रीट में, वो भी सेम एज म्यूचुअल फंड होता है। बट उसमें होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपने पैसे दिए, बहुत सारे लोग ने पैसे दिए, तो फंड मैनेजर के पास 1000 2000 या 5000 करोड़ जो भी अमाउंट है वो हो गए। अभी फंड मैनेजर उन पैसों से कोई बिल्डिंग खरीद लेगा, कॉरपोरेट बिल्डिंग, कॉरपोरेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर देगा। उस बिल्डिंग को खरीद लेगा, उसको पूरा रेंट आउट कर देगा, वहां से आने वाला रेंट एज अ डिविडेंड आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ उस बिल्डिंग का जो प्राइस बढ़ रहा है उससे आपका यूनिट प्राइस बढ़ेगा। क्लियर है? सिंपल। जैसे कोई एक प्रॉपर्टी आपको पता मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आपको एक प्रॉपर्टी अच्छी लगी, आपको लगा कि इसका रेट बहुत ऊपर जाएगा और इसमें रेंट भी अच्छा मिलेगा, बट आपके पास इतने पैसे नहीं है। अब 10 लोग ने मिल के उस प्रॉपर्टी को ले लिया, तो अभी जितना रेंट आएगा 10 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, रियल एस्टेट की जो प्राइस बढ़ेगी उससे आपका वैल्यू बढ़ रहा है, राइट? तो इसी तरह से हजारों या लाखों लोग मिलके कोई एक बिल्डिंग खरीदते हैं और उस बिल्डिंग से आने वाला रेंट उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसने जितना पैसा डाला है, जिसका जितना परसेंट एलोकेशन है। और साथ ही साथ उस बिल्डिंग का प्राइस भी बढ़ रहा है जिससे उनका यूनिट प्राइस बढ़ता है। तो ये होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्लियर है आप सबको? मिनिमम इन्वेस्टमेंट पहले 50,000 था, अभी वो 10 से 15,000 रुपए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनके यूनिट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। आप डीमैट अकाउंट के थ्रू भी किसी भी रेट के यूनिट्स को बाई कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि 2012 में 37 लाख करोड़, सॉरी 2012 में इंडिया में 6.99 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड था म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। 2012 में बढ़ के हो गया 37 लाख करोड़, सॉरी ये 2012 में था, 37 लाख करोड़ हो गया 2022 में। अभी का एयूएम चल रहा है 50 लाख करोड़ रुपीज। सो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। कितना तेजी से? 18.25% CAGR के हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की, म्यूचुअल फंड में बिजनेस करने की। इसमें कमीशन आपको शायद स्टार्टिंग में अच्छा ना लगे, आपको उतना अट्रैक्टिव ना लगे, बट इन फ्यूचर म्यूचुअल फंड आपको जितना पैसा एज अ कमीशन देगा उतना कोई भी इंडस्ट्री नहीं देगी। दूसरी चीज, इंडिया में अभी भी 50 लाख करोड़ का एयूएम सिर्फ इंडिया की 3% पैन कार्ड होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, तो 50 लाख करोड़ है। आपके पास अभी बहुत बड़ी मार्केट है म्यूचुअल फंड सेल करने का, म्यूचुअल फंड बिजनेस करने का। कमीशन भी अट्रैक्टिव होता है। जब आप समझेंगे कमीशन कैसे मिलता है, कितना मिलता है, तब आपको पता चलेगा कितना कमीशन मिलता है। और ये जैसे सपोज म्यूचुअल फंड में मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप डेली 2 इन्वेस्टर से मिलें, 2 अपॉइंटमेंट अगर आप करें, आफ्टर 5 ईयर आप रिटायरमेंट ले लीजिए, लाइफ टाइम आपको इंक्रीमेंट के साथ इनकम आता रहेगा, आप सिर्फ सर्विस देते रहिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, और अभी फिलहाल आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 4 o'clock, और कल हम 3 चैप्टर कवर करेंगे।